भारत में प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख लोगों को अलग अलग प्रकार का कैंसर, कौन से कैंसर्स होते हैं जिनका एक वैज्ञानिक सबूत हो, प्रूफ हो, वो आपको मैं बताऊं। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो फैला हुआ कैंसर है वो है कार्सिनोमास। तीसरा और सबसे दर्दनाक रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। तो खून की मात्रा में वृद्धि होगी, जो कि तो शरीर के लिए बड़ी अच्छी बात होनी चाहिए। हेलो व्यूअर्स, मेरे पहले वीडियो का दूसरा पार्ट में आज आपके लिए लेके आया हूँ। पहले तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, और उस वीडियो के बाद थोड़ा मेरे पास बहुत क्वारीज आने लगी, तो मेरा भी मोटिवेशन अप हुआ। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं टीचर हूँ, ना कि डॉक्टर। मैं बीमारी के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ, मैं उसका इलाज करने वाला नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए वीडियो को व्यूज़ दें तो बढ़िया रहेगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, पिछले वीडियो का जो अंत हिस्सा था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं कैंसर के प्रकार, उपचार और किन किन वजह, जो मेन रीजंस है, साइंटिफिक रीजन जिनके पीछे वैज्ञानिक कारण है, वो मैं आपको आज बताने जाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिप्रेशन, दवाइयाँ, नशा, ये कारण दिए थे। अब उनकी वजह से कौन से कैंसर्स होते हैं जिनका एक वैज्ञानिक सबूत हो, प्रूफ हो, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कैंसर कितने प्रकार के होते हैं वो बताकर इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले कैंसर के जो प्रकार हैं वो टोटल 8 होते हैं, और उनमें जो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो फैला हुआ कैंसर है वो है कार्सिनोमास। ये कैंसर का पहला प्रकार है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय में या योनि में जो कैंसर होता है वो, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, लीवर का कैंसर। ये कैंसर के जो प्रकार है, यानी अपने शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, मुलायम ऊतक जो होते हैं, उनमें जो कैंसर होता है उनको हम कार्सिनोमास कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो कैंसर है वो है हड्डियों का कैंसर कह सकते हैं, अस्थि कैंसर, लसिका ग्रंथियों में होने वाला कैंसर, और पेशियों में, यानी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स, जो हड्डी और रक्तवाहिकाओं के बीच में जो रहती है मांसपेशियां, उनमें जो कैंसर होता है वो होता है सार्कोमास। यानी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, गांठें जो अलग अलग ऊतकों में होगी क्या कहलाएगी, वो मैं कहना चाहता हूँ। तो पहला कार्सिनोमास था, दूसरा सार्कोमास था, तीसरा और सबसे दर्दनाक प्रकार का जो कैंसर है वो है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब देखो, ल्यूकेमिया से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैंसर का अपन ने पहले जब विवेचना की थी तो उसमें बताया था कि शरीर की किसी जगह पर गांठ का होना या कोशिकाओं का बार बार विभाजन होना। अब रक्त तो तरल है, तो रक्त से जुड़े कुछ फैक्ट निकल के आते हैं। भाई, अगर रक्त की कोशिकाएं बार बार विभाजित होगी तो खून की मात्रा में वृद्धि होगी, जो कि तो शरीर के लिए भाई अच्छी बात होनी चाहिए। अगर शरीर में रक्त की कोशिकाएं बार बार विभाजित हो रही है, खून की मात्रा बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। तो इसको कैंसर नाम क्यों दिया गया है? आपको पता होगा कि जो अपना रक्त है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और हमारे शरीर में जो खून है वह बनता है अस्थि मज्जा में। अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मतलब हड्डी, और मज्जा का मतलब होता है हड्डी के बीच में जो ऊतक पाया जाता है उसको अपन अस्थि मज्जा कहते हैं। अगर कैंसर की कोशिकाएं या कैंसर हुआ है वो आरबीसी की मात्रा में अगर वृद्धि करे तब तो फायदा होता है, खून बढ़ेगा। लेकिन वो आरबीसी की मात्रा में वृद्धि नहीं करके करता है डब्ल्यूबीसी की मात्रा में, और शरीर में डब्ल्यूबीसी की
मात्रा का बढ़ना, इट मीन्स आपके शरीर में किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन बार बार अगर आपको होगा तो आगे जाके ब्लड कैंसर की शक्ल ले लेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, इन्फेक्शन का मतलब एलर्जी है, ब्लड में एलर्जी है, तो उसका समय पर इलाज करवा देना चाहिए, नहीं तो वो फिर आगे जाके ब्लड कैंसर का रूप ले लेगा। तीसरा है मायोमा। हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है, यानी शरीर के किसी भाग में, बाह्य भाग में, जैसे हाथ में हो गई, पैर में हो गई, मांसपेशी में अगर कैंसर होता है या गांठ होती है, उसको हम मायोमा बोलते हैं। फिर होती है ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है, बाह्य ग्रंथियाँ और अंतरस्रावी ग्रंथियाँ। अगर उनमें किसी भी प्रकार की कोई गांठ हो जाती है तो हम उसको एडिनोमा कहते हैं। ज़्यादातर तो सिर के अंदर जो अपने 3 ग्रंथियाँ हैं उनमें से किसी एक में हो जाती है, फिर ब्रेन ट्यूमर उसको बोलना शुरू कर देते हैं अपन। फिर है अगला मेलेनोमा। ये त्वचा का कैंसर है। हमारे त्वचा का जो रंग है, यानी किसी व्यक्ति की त्वचा का रंग काला है या फिर भूरा है, कॉफ़ी कलर का है, कुछ भी जैसा भी कलर है, वो कलर होता है मेलेनिन वर्णक के कारण। हमारी त्वचा का रंग जो डिसाइड करता है वो करता है मेलेनिन वर्णक। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो अपन काले होंगे, इसकी मात्रा अगर कम है तो अपन गोरे हो जाएंगे। तो इस वर्णक की कोशिकाओं में अगर किसी भी प्रकार का विभेदन आता है या चेंजेस आता है तो अपन को त्वचा का कैंसर होगा। कोड जिसको अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं, मेलानोमा कहलाता है। फिर है लसिका उत्तक। ये भी शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इनमें अगर किसी भी प्रकार का कैंसर होता है तो लिम्फोमा कहलाएगा। उसके बाद है अगला जो है ग्लियोमा। ये होता है न्यूरोगियल की कोशिकाओं में। अब ये न्यूरोगियल कोशिकाएं क्या होती है? आपने नाम सुना होगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूरॉन आता है वहाँ। तो न्यूरॉन को जो पोषण देती है, न्यूरॉन को पोषण देने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको हम न्यूरोगियल कोशिकाएं बोलते हैं। अब इन न्यूरोगियल कोशिकाओं के अंदर अगर बार बार विभाजन होना शुरू हो जाए, मतलब कैंसर हो जाए, तो जो आपको वो कैंसर का प्रकार होगा वो ग्लियोमा कहलाएगा। तो ये 8 प्रकार हैं। सर्वाधिक जो कैंसर भारत में या विश्व में होते हैं वो कार्सिनोमा, सार्कोनोमा और ल्यूकेमिया होते हैं। उसके बाद जो कैंसर हैं वो कम मात्रा में होते हैं। अगला जो बिंदु है चर्चा का है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कैंसर पाया जाता है? तो मैं आपको एक आंकड़ा पिछले वीडियो में थोड़ा सही नहीं बता पाया था, इस वीडियो में बता देता हूं। भारत में प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख लोगों को अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है, जिसमें से आधे लोग यानी 4 से 5 लाख लोग मारे जाते हैं। लगभग आधे मारे जाते हैं, इलाज के अभाव से नहीं, इलाज होने के बावजूद भी वो मारे जाते हैं, क्योंकि कैंसर बीमारी ऐसी है, इलाज नहीं है, इसका अंत मौत ही होती है। भारत में जो सर्वाधिक कैंसर होगा महिलाओं में वो होगा स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, यानी उनके गर्भाशय में या फिर उनकी योनि में किसी प्रकार की गांठ का बन जाएगा या स्तन में किसी प्रकार का गांठ बन जाएगी। और पुरुषों में जो होगा वो होगा गले का और त्वचा फेफड़ों का कैंसर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर होगा क्यों? नशे की वजह, धूम्रपान की वजह से होगा। तो ये भारत में होने वाले सर्वाधिक कैंसर पुरुषों में और महिलाओं में थे, इनकी जानकारी आपको रखनी है। अब महिलाओं में स्तन कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर किस रीजन से होता है? कई रीजन्स उसके निकल के आते हैं। ये जो कॉस्मेटिक्स यूज किया जाता है, महिलाएं सर्वाधिक कॉस्मेटिक का यूज करती है और उस कॉस्मेटिक की वजह से उनको सर्वाइकल या स्तन कैंसर होता है। काजल जो है वो भी कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ से उठा के लाए हैं, कौन से केमिकल से काजल बना है। फिर जो अपना कोलतार होता है, डामर जिसको अपन बोलते हैं, इससे भी कैंसर होता है। तो ये मुख्य भारत में कैंसर हैं।
अब कैंसर के साइंटिफिक रीजंस की बात मैं करता हूं। तो सबसे पहला है आयनीकारी किरणें। देखो आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तो हर रोग का इलाज करने के लिए जाते हैं तो जांचें करवाने के लिए पहले बोला जाता है। कोई भी बीमारी आपको हो गई है तो पहले उसका ऐसे नहीं बोलते हैं कि भाई आपको सीधा ही बोल दिया जाके ये बीमारी हो गई, ऐसा नहीं बोला जाता है। आपको पहले बोला जाता है कि जांच करवाओ। अब हजारों प्रकार की जांचें हैं, कुछ जांचें किरणों की वजह से होती है, उन किरणों को आयनकारी किरणें कहते हैं। अब कौन कौन सी हैं आयनकारी किरणें? ये सर्वाधिक करवाया जाता है एक्सरे, गामा किरणें, गामा रेस या यूवी रेस। एक्सरे आपने नॉर्मली सुना होगा, हड्डी टूटने पर, फ्रैक्चर होने पर एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे, गामा रे या यूवी रेस, ये अगर आपके शरीर में जाती है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हर कोशिका के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, यानी कैंसर को एक्टिव करने वाले जो जीन हैं, कोशिकाएं हैं, उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। वो इन आयनीकारी किरणों के संपर्क में आके एक्टिवेट हो जाते हैं। आप एक बार एक्सरे करवाते हो, उसका असर, उसका जो नुकसान शरीर को होता है उसकी भरपाई शरीर 1 साल में करता है वापस। तो आप सोच लो कि कितनी हानिकारक ये किरणें होती है। तो आयनकारी किरणें जितनी भी है, चाहे वो एक्सरे हैं, चाहे वो गामा रे हैं, चाहे वो अल्फा रे हैं, चाहे वो यूवी रेज हैं, ये आपके शरीर में कैंसर को प्रेरित करती हैं। इसलिए जब भी आप किसी पेशेंट की जांच करवाने जाए या हॉस्पिटल में जाए तो यथासंभव ये जो एक्सरे रूम्स होते हैं इनसे दूर ही रहें। एक और भी होती हैं, अगला जो रीजन अगर मैं बताना चाहूँ वो है भौतिक उद्दीपन। भौतिक उद्दीपन का मतलब होता है बाह्य किरणें, बाह्य कारक, जैसे कांगरी। ये मैं छोड़ूंगा आपके लिए, आप क्या जानते हो कांगरी के बारे में? अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दियों से बचने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कांगरी बोलते हैं। ये भी कैंसर को, कांगरी में जो जलावन होती है वो कैंसर की कारक बनती है। तो आप अगर इसके बारे में कुछ और जानते हो या जानना चाहते हो, पहले अगर जानते हो तो मेरे को बताना कमेंट करके, और नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए पर्सनली एक वीडियो बना लूँगा आपके लिए। तीसरा जो हमारा कारक है वह है रासायनिक कारक। कुछ ऐसे रसायन जो कैंसर के कोशिकाओं को एक्टिवेट करते हैं उनको हम रासायनिक कारक कहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी वो रासायनिक कारक है कौन से, पता चल जाएगा जैसे जैसे बोलूँगा। कैफीन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और देखें तो निकोटीन। अब दिमाग की थोड़ी घंटी बजी होगी, ये होगा कहाँ? चाय, कॉफ़ी, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक हम भेजते रहेंगे ना तो हमारे कैंसर के कारकों को एक्टिवेट कर देगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि खाली नशा करने वाला व्यक्ति कैंसर के संपर्क में नहीं आता है, बिना नशा करने वाला व्यक्ति भी कैंसर के संपर्क में आता है। कोई शराब नहीं पीता इसका मतलब वो ये समझने लग जाएगा कि भाई मेरे को कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन वो चाय तो पी रहा है, कॉफ़ी तो पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक तो पी रहा है। अब कोल्ड ड्रिंक में कौन से रसायन डाले जा रहे हैं वो आपको नहीं पता है, ये कैंसर को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अगला है जैविक कारक। जैविक कारक का मतलब होता है प्रकृति में कुछ ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो अगर आपके शरीर के अंदर चले गए तो वो आपको कैंसर कर देंगे। 2 मुख्य वायरस हैं, एक तो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये अगर आपके शरीर में चला गया तो आपको डेफिनेटली कैंसर होगा ही होगा, क्योंकि फिर अपना शरीर की ये जो प्रतिरक्षा सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देगा। और दूसरा जो है वो है SV40। ये 2 वायरस अगर आपके शरीर में चले गए या दोनों में से एक चला गया तो आपको कैंसर हो जाएगा। अगला है गुणसूत्रीय असामान्यता। ये अंतिम कारण है कैंसर का और ये होने के थोड़े कम चांस ही होते हैं। इसकी वजह से कैंसर बहुत ही रेयर चांस में होता है। अपने शरीर में गुणसूत्रों की संख्या
23 जोड़ी होती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। उसमें से 22 तो अलिंग सूत्र होते हैं और 1 लिंग सूत्र होता है। अब ये अलिंग सूत्र लिंग सूत्र क्या है वो आपके लिए एक अगला वीडियो तैयार है, उसमें मैं बताऊंगा। अभी इतना ही बता दूंगा कि अपने शरीर में 23 गुणसूत्र होते हैं और क्रम से होते हैं। तो 22वें गुणसूत्र की जगह 90 गुणसूत्र और 90 गुणसूत्र की जगह अगर 22वां गुणसूत्र आ जाए तो आपको कैंसर होगा। और कैंसर होगा कौन सा? जीर्ण मज्जा श्वेत रक्तता, जिसको आम भाषा में अपन ब्लड कैंसर बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा ऐसा कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसको ब्लड कैंसर होता है। तो उसके होने का कारण क्या है कि उसके 22वें गुणसूत्र की जगह 90 गुणसूत्र ने ले ली और 90 गुणसूत्र की जगह 22वें गुणसूत्र ने ले ली है। दूसरा जो है वो है गुणसूत्र की वजह से होने वाला कैंसर, बर्किट का लिम्फोमा। इसमें क्या होता है, 8वें गुणसूत्र की जगह 14वां गुणसूत्र आ जाएगा और 14वें गुणसूत्र की जगह 8वां गुणसूत्र आ जाएगा। ये आएगा तो WBC की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इसको भी अपन ब्लड कैंसर ही बोलेंगे। और ये भी जन्मजात बच्चों के अंदर ही पाया जाएगा। अब ये तो थे कैंसर के प्रकार, कैंसर के कारण। अब बात करता हूं अगले टॉपिक की, कैंसर की कोशिकाएं। भाई साहब, कैंसर का इलाज क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन है कैंसर की खुद की कोशिका। इसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है अम्लीयता। ये आप ध्यान से याद रखिएगा। अम्लीयता का मतलब होता है एसिटिक। इनकी प्रकृति जो होती है वो एसिटिक, अम्लीय होती है। और अम्ल आपको वैसे ही पता है बहुत ही हानिकारक होता है। अगर ये कोशिकाएं अम्लीय बन गई हैं तो हानिकारक होनी है। दूसरी जो इनकी है वो है अपरूपणता। अपरूपणता का मतलब है कैंसर की कोशिका है उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। इसकी वजह से आपने देखा होगा जो गांठ होती है ना, उसकी भी कोई आकृति नहीं होती, कैसी भी हो जाती है, कहीं भी हो जाती है। ठीक है। तीसरा है कैंसर की जो कोशिका है उसका जो केंद्रक होता है वो अन्य कोशिकाओं से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और बड़ा होने के साथ साथ इनमें पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है ना, या अपन ऐसे कहते हैं विभाजन की क्षमता, वो सर्वाधिक होती है। ठीक है। ये 4 मुख्य ऐसे कारण हैं जो कैंसर को डेडली घातक बनाते हैं। पहला अम्लीय, कैंसर की कोशिका अम्लीय होगी, अपरूपणता, उसकी कोई आकृति नहीं होगी। फिर केंद्रक बड़ा होगा, विभाजन की अत्यधिक क्षमता होगी। और तो और एक अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस कैंसर की कोशिका का लक्षण है वो यह है कि सामान्यतः एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा या 2 पाया जाएगा, लेकिन कैंसर की कोशिकाओं के अंदर बड़े और 2 या 2 से कई गुना ज्यादा केंद्रक एक कोशिका के अंदर पाया जाएगा। तो कितनी स्ट्रांग वो कोशिका होगी दूसरी कोशिका के मुकाबले। इस वजह से कैंसर लाइलाज बीमारी बन जाती है अगर ये फैलने पे आ जाए या अपने आक्रामक रूप पे आ जाए। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है कैंसर के लक्षण। मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैंसर का पता नहीं चलता है शुरुआती स्टेजेस में। तो इसके जो लक्षण हैं वो मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप उसका एक अनुमान लगा दे कि ये चीजें मेरे साथ हो रही है तो मेरे को कैंसर है, क्योंकि सामान्य जो रोग है उन्हीं के जैसे कैंसर के भी शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे भूख कम लगना, शरीर का वजन धीरे धीरे करके कम होना। अगर आपको कोई घाव हो गया है, कोई भी चोट लग गई है तो उसका बहुत ही लंबे समय बाद में ठीक होना, शरीर के किसी हिस्से पर गांठ या कठोरपन का महसूस होना, ये कैंसर के मुख्य लक्षण है। लेकिन ये लक्षण जो होते हैं ये सामान्य हर रोग में होता है। अब मान लीजिए आपको बुखार है तो वैसे ही आपका वजन गिरेगा, वैसे ही आपको भूख कम लगेगी, शरीर में ऐंठन वगैरह होगी। तो इन लक्षणों को अपन नहीं मान सकते कि कैंसर के लक्षण हैं। कैंसर के लक्षणों का पता नहीं चल लगता है, अपन
सामान्य रोगों के लक्षणों को और कैंसर के लक्षणों को समान मान लेते हैं, तो फिर इसका पता कैसे चलेगा? तो आगे बताने से पहले, लक्षण बताने के से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा मत सोच लें कि भाई आपको भूख कम लग रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको कैंसर हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझे। तो उपचार क्या है या लक्षण किसको बताएंगे? शरीर में कोई गांठ होती है और वो बहुत हार्ड होती है और उसकी कोई आकृति नहीं बन रही है, वो कैंसर का कारण है। उसके साथ दर्द भी अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो वो कैंसर का लक्षण है। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई दें तो सीधा सा है, आप जांच करवा लें। जांच करवा के बेफिक्र हो जाए कि भाई ये कैंसर है या नहीं है, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में पता लगा लोगे तो इलाज करने में आसानी रहेगी। तो कैंसर का लक्षण तो मैं बता रहा हूं कि कोई विशेष लक्षण होता नहीं है। तो पता कैसे लगाएं कि आपको कैंसर है या नहीं है? पहला तो गांठ ही है कि गांठ हो रही है, दर्द हो रहा है, उसमें अनियमितता है, उसमें पस पड़ गई है, तो वो कैंसर हो सकता है। ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा चांसेस है। लेकिन दूसरे और कौन से तरीके हैं जिनसे पता लगाया जा सके कि कैंसर है या नहीं है? तो पहला तरीका है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी के अंदर अगर आपके कोई शरीर में गांठ हुई है तो उस गांठ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और लैब के अंदर उसकी जांच की जाती है। मान लीजिए कि किसी औरत के स्तन में किसी प्रकार की कोई गांठ हो गई है, तो मान लीजिए यहाँ पे अनियमित गांठ है। इस गांठ का एक छोटा सा टुकड़ा इंजेक्शन के माध्यम से निकाल कर उसको लैब में भेज दिया जाता है और उसकी जांच करवाई जाती है कि यह कैंसर कौन सा है या कैंसर है भी या नहीं भी। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है जांच, जिसमें सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये इन प्रकार की जो जांच होती है वो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आती है। इससे पता लगाया जाता है कि शरीर में और कहाँ कहाँ गांठें हैं या गांठ के आकार क्या है, गांठ की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है और कौन कौन से हिस्से में ये फैला है, वो हिस्टोपैथोलॉजी में पता चलता है। तीसरा है ब्लड टेस्ट। चूंकि मैंने बताया था कि अम्लीय होती है ये कैंसर की कोशिकाएं, तो जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उनमें कुछ अगर अम्लीय कोशिकाएं मिल जाते हैं तो डॉक्टर बता देता है कि भाई इनको कैंसर है। अगला जो पता लगाने का तरीका है वो है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी, सामान्यतः अपन किसी भी दवाई में आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो कैंसर से लड़ने वाली कुछ दवाइयाँ होती है वो शरीर में भेजी जाती है। अगर वो वहाँ पे काम करती है तो उससे पता लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। तो ये 4 तरीके हैं कैंसर का पता लगाने का या एक गांठ की जांच करने का, कैंसर की जांच करने का। अब अंत में आता है उपचार। कैंसर का उपचार क्या है? उपचार वैसे करने वाले तो डॉक्टर होते हैं। 4 तरीकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। अगर शुरुआती तरीके में पता चल जाए तब तो आप हैं वह कैंसर का आसानी से इलाज कर सकते हैं। बात करते हैं उपचार की। तो कैंसर के उपचार के 4 तरीके हैं, उनको मैंने क्रम से लिखा है। अब बताते हैं। मान लीजिए ये किसी भी व्यक्ति के लीवर पर गांठ है, तो या शरीर के किसी हिस्से पर गांठ है, लीवर का ना लेके किसी शरीर के हिस्से का ले लेते हैं, समझ में आसानी से आएगा। तो पहला जो उपचार का तरीका रहेगा डॉक्टर का वो रहेगा रेडिएशन थेरेपी या विकिरण उपचार। आपने 10th में पढ़ा होगा कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60। इस रेडिएशन थेरेपी का एक और नाम भी है ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी। और अपने जो आम भाषा में इसको सेक बोलते हैं कि हम सेक करवा रहे हैं गांठ का। ठीक है। ये कोबाल्ट 60 का एक बल्ब आदमी की गांठ के ऊपर कुछ टाइम तक लगाया जाता है। तो कोबाल्ट 60 की
जो किरणें हैं वो उस गांठ पे जाएगी और इस गांठ में जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको धीरे धीरे जलाएगी। ठीक है, अगर वह कोबाल्ट 60 इस गांठ को जला देता है समय रहते और दवाइयाँ भी साथ में चलती रहती है तो इसका इलाज संभव हो जाता है। इसको रेडिएशन थेरेपी, ब्रैकीथेरेपी या सेक अपनी भाषा में बोला जाता है। पहला तरीका है कैंसर की गांठ का उपचार करने का। दूसरा तरीका है कीमोथेरेपी या रासायनिक उपचार। कीमो शब्द बना है केमिकल से, कीमो शब्द बना है केमिकल से। आपको पहले ही बता दिया है कि जो इसकी कोशिकाएं होती है वो अम्लीय होती है, कैंसर की कोशिकाएं। तो मेरा कैप्टोप्यूरिन और 6 एमिनोप्टेरिन नामक 2 दवाइयाँ होती है, सार होते हैं। इनको ग्लूकोज की तरह शरीर में प्रवेशित करवाया जाता है और ये अम्ल और क्षारीय पदार्थ यानी एसिडिक सेल्स और ये क्षारीय दवाई जब आपस में क्रिया करती है तो इस गांठ की मात्रा को धीरे धीरे रिड्यूस करती है यानी कम करती है। कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, वो मैं बाद में इस पे आप पे चर्चा करूंगा। अब मान लीजिए रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के बाद या भी असर नहीं पड़ता है तो डॉक्टर पहले ये संभावना देखता है कि अगर सर्जरी से वह निकल जाए तो बढ़िया रहे। तो तीसरा जो उपचार का तरीका है वो है सर्जरी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया है, पित्ताशय के अंदर कैंसर हो गया है और वो ऐसी डॉक्टर को लगता है कि लीवर में भी जा रहा है, तो वो क्या करेगा, गॉल ब्लैडर के साथ लीवर का कुछ हिस्सा भी काट देगा। ये होती है शल्य चिकित्सा। यानी ऐसा माने कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पाँव में यहाँ पे कैंसर हुआ है, गांठ हुई है और डॉक्टर को लगेगा कि ये हिस्सा पूरा कैंसर ग्रस्त हो गया है, क्योंकि गांठ तो एक जगह दिखेगी लेकिन सेल्स तो बहुत जगह फैल चुकी होगी। तो इसको वो क्या करेगा, डॉक्टर यहाँ से ये पैर का पूरा हिस्सा ही काट देगा, फिर वापस जांच करेगा कि भाई आगे फैली हुई तो नहीं है या कैंसर के लक्षण है नहीं है। मैंने देखा है सामान्यतः 2 चीज़ें होती है कैंसर में, या तो सर्जरी पहले ही कर देते हैं और सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी सब साथ में चलाते हैं बाद में, या फिर कभी कभी ऐसा किया जाता है कि कीमोथेरेपी ब्रैकीथेरेपी पहले किया जाता है, गांठ की जो मात्रा है या उसके जो आकार है उसको पहले कम किया जाता है और फिर बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा जो उसको उचित लगता है वो वैसे कर लेता है। फिर अगला जो तरीका है वो है हार्मोनल उपचार। हार्मोन्स को शरीर में प्रवेशित करवा करके, हार्मोन्स को या दवाइयों के रूप में शरीर में प्रवेशित करवा करके कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको कम किया जा रहा है। आजकल जो नया तरीका एक विकसित होने जा रहा है, अभी पूरा डेवलप्ड नहीं है और उसका नॉलेज मुझे भी नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी वो अभी तक पहुंचा नहीं है, वो है अंतिम इम्यूनोथेरेपी। तो ये 5 तरीके होते हैं कैंसर के उपचार के। मैंने इस वीडियो के माध्यम से थोड़े जितना ज़्यादा बेस नॉलेज मैं आपको दे सकता था दे दिया है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वारी या कोई चीज़ इसके बारे में जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसा प्यार आपने पहले वीडियो को दिया है इस वीडियो को भी दें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हुए और समय पर अपना इलाज करवा सकें। धन्यवाद।